नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 21 जून से लेकर 27 जून तक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, वो सारे डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट डेज है वो उनके बारे में पता कर लेते हैं। सबसे पहले है 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस। हाँ जी, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। हाँ जी, 20 तारीख को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। दुनिया भर में ये किस लिए मनाया जाता है? दुनिया भर में शरणार्थियों को सामना करने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिन 20 जून को मनाया जाता है। और सेकंड पर है जो जून का तीसरा हफ्ता होता है, तीसरा हफ्ता जो जून का थर्ड संडे होता है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड फादर डे। हाँ जी, जून का जो थर्ड संडे होता है उस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फादर डे। यह दिन हर साल जून के तीसरे रविवार को पितृत्व की याद में मनाया जाता है, यानी कि पिता की याद में मनाया जाता है। और समाज में उनके समर्थन और योगदान के लिए सभी पिताओं की सराहना करता है। और जो भी सब जानते ही होंगे, उन पिता का जो समाज में योगदान होता है, उनका समर्थन है, उनकी सराहना करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 2000 में फादर डे 21 जून को मनाया गया था। 2020 में कितने तारीख को मनाया गया था? 21 जून को मनाया गया था। और 21 जून को विश्व संगीत दिवस, इस 21 जून को विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। हाँ जी, हर साल विश्व संगीत दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। हाँ जी, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। हाइड्रोग्राफी विज्ञान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल, जो हाइड्रोग्राफी विज्ञान है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है। ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन यानी कि IHO, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन, और उसके अंतर्राष्ट्रीय सदस्य इस दिन को मनाते हैं। कौन मनाता है इसको? अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन इसको मनाता है। 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी कि समर सोलस्टिक मनाया जाता है। 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति मनाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है। हाँ जी, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? रात की तुलना में दिन यहाँ पे बड़ा होता है। और साथ ही ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है। साल का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून। इस दिन क्या मनाया जाता है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति इस दिन मनाई जाती है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। जीवन में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को योग के माध्यम से लाभ हो, जो योग करने से लाभ होते हैं, उनके बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? आयुष मंत्रालय द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद है नेक्स्ट 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। हाँ जी, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों को जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। जो खेलों के महत्व है हमारे जीवन में, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है हर साल 23 जून को। 23 जून को संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। हाँ जी, 23 जून को संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा 23 जून को लोक सेवा दिवस मनाने का नामित किया गया था। ये विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान पर प्रकाश डालता है, पब्लिक सर्वेंट्स के काम को मान्यता देता है और युवा लोगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों में युवा को कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद 23 जून विश्व अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल विडो डे। हाँ जी, 23 जून को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और विधवाओं को उनके अधिकारों और जिन कठिनाइयों को वे सामना करती है उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर किस दिन मनाया जाता है? 25 जून। हाँ जी, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसके खिलाफ? नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लोगों को ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से
मुक्त समाज को निर्धारण करने के लिए हर साल 26 जून को ये दिन मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये स्थापित किया गया था। 26 जून अत्याचारों के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाँ जी, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ टॉर्चर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक के खिलाफ 12 दिसंबर 1997 को अत्याचार को मिटाने और कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज के समर्थन में 26 जून को कब स्टार्ट इसे लागू करने की घोषणा की गई थी? 12 दिसंबर 1997 को बताया गया कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। किसको? अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। इसका जो उद्देश्य है, यातना के अपराध के खिलाफ बात करने और दुनिया भर में पीड़ितों और बचे लोगों का सम्मान और समर्थन करना। जो अपराध के खिलाफ बात करने और दुनिया भर के जो पीड़ित लोग हैं या जो बचे लोग हैं उनका सम्मान करना और उनका समर्थन करना। इसलिए 26 जून को अत्याचार के जो पीड़ित है उनके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे के शैलजा। हाँ जी, वो केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे के शैलजा, जिनको सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य किए थे, जो उन्होंने महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता को प्रदान किया गया था। हाँ जी, जो महामारी चल रही थी उसके दौरान उन्होंने जीवन बचाने को मान्यता दी थी। वह दुनिया को प्रदर्शित करती है कि वह दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया। ये किसके द्वारा? या तो एक व्यक्ति या एक संगठन को ये हर साल दिया जाता है, जिसकी उपलब्धियों में एक खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिनकी उपलब्धियों में एक खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिनका समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, उन लोगों को साल में उन लोगों को या उनके संगठन को साल में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। इस साल ये केरल के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे के शैलजा, उनको मिला था। नेक्स्ट है मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली, मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ, किसके साथ? विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाँ जी, 32 मिलियन डॉलर। हाँ जी, कितने मिलियन डॉलर पर? 32 मिलियन डॉलर। मिजोरम सरकार के भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 32 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितने मिलियन डॉलर? 32 मिलियन डॉलर के हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का एक उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंध क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना। जो वहाँ की जो क्वालिटी है वहाँ की स्वास्थ्य की, उसको थोड़ा सा बढ़ाना, जिससे कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमज़ोर वर्गों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कि जहाँ पे काम करने वाले जो कमज़ोर वर्ग है उनके लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह परियोजना स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, किसके द्वारा? स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और इसकी सहायक कंपनियों के शासन और प्रबंध ढांचे को मजबूत करेगी। क्या करेगी? जो परिवार कल्याण विभाग और इसकी सहायक जो कंपनियां हैं, शासन और प्रबंध ढांचे को मजबूत करेगी। 14 वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड यानी कि OnePlus ने हाल ही में जिस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैटेगरी का एम्बेसडर OnePlus ने किस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस क्रिकेटर को? तो इसका आंसर जसप्रीत बुमराह। हाँ जी, जसप्रीत बुमराह को जो OnePlus कंपनी है उन्होंने अपना घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद होते हैं, जैसे कि वियरेबल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus ने हाल ही में घोषणा की उन्होंने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वियरेबल्स कैटेगरी का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। OnePlus वियरलेस कैटेगरी में OnePlus वॉच शामिल है। क्या है? OnePlus वॉच शामिल है, जो OnePlus की ओर से पहली ग्लोबल स्मार्ट वियरलेस डिवाइस है। क्या है? जो पहली ग्लोबल स्मार्ट वियरेबल डिवाइस है, स्मार्ट वियरेबल डिवाइस है। हाल ही में जिस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डों की गुणवत्ता सेवा हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, किसका? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल
का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। क्या जीता है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। ये जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। हाँ जी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में हवाई अड्डों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है जिसने उन हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की है। किसकी? रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की है, जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। जो यात्रियों की राय है उनमें गुणवत्तापूर्ण यानी कि बहुत बढ़िया क्वालिटी की उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, जिसके कारण उनको ये अवार्ड मिला है, रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान मिला है। किसको मिला है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? हाँ जी, S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत का जो 11 वृद्धि का अनुमान था वो 11%, उसको घटाकर 9.5% यानी कि 9.5% कर दिया है। SDP ने कहा कि महामारी को लेकर आगे भी जोखिम बने हुए हैं। जैसे कि महामारी आई, अभी से सेकेंड वेव आई थी, लेकिन अब थर्ड वेव का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो SDP ने कहा कि महामारी को लेकर आगे भी जोखिम बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक लगभग 15% आबादी को वैक्सीन की एक खुराक मिली है। हाँ जी, भारत में खाली 15% आबादी को वैक्सीन की एक खुराक अभी तक मिली है। अब वैक्सीन की आपूर्ति में तेज़ी आने की उम्मीद है, लेकिन जो वैक्सीन की अभी आपूर्ति आने में बहुत तेज़ी, सबको उम्मीद है कि तेज़ी से वैक्सीन लगेगी अब लोगों को। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की कमी आई थी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें 7.3% की कमी आई थी। इसलिए S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत को जो वृद्धि अनुमान था उसको 11 से घटाकर 9.5% कर दिया है। भारतीय सेना ने 24 जून 2021, कब? 24 जून 2021 को जितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV खरीदने के लिए RFI किसके द्वारा RFI जारी किया है? हाँ जी, भारतीय सेना ने एक RFI जारी किया है फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए। कितने थे वो? 1750। हाँ जी, भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जारी किया है। क्या जारी किया है? RFI जारी किया है। ये खास लड़ाकू वाहन दुश्मन के टैंक को तबाह करने और सैनिकों की आवाजाही के लिए उपयुक्त होंगे। जो ये लड़ाकू वाहन है ये क्या होंगे? जो दुश्मनों के लड़ाकू वाहन है, दुश्मनों के टैंक को तबाह करने और जो सैनिक है उनकी आवाजाही के लिए उपयुक्त होंगे। सेना ने कहा है कि इन वाहनों को पूर्वी लद्दाख के साथ साथ रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में तैनात करना चाहती है। वो क्या चाहते हैं? पूर्वी लद्दाख के साथ साथ इन्हें रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में भी तैनात करना चाहती है। भारतीय सेना अपने को मजबूत करने में लगी हुई है। सबको ही पता होगी, भारतीय सेना अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। ये युद्धक वाहक मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीदे जाएंगे। किसके द्वारा खरीदे जाएंगे? मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीदे जाएंगे। हाँ जी, ये पूरी तरह से भारत द्वारा निर्मित होंगे। दिल्ली सरकार ने जिस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, किसका? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। हाँ जी, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। किसने? दिल्ली सरकार ने। हाँ जी, कर्णम मल्लेश्वरी। हाँ जी, किसको? कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। उल्लेख, दिल्ली विधानसभा ने 2019 में DSU स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया था। 2019 में एक विधेयक पारित किया था DSU, यानी DSU मतलब दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के एक विधेयक पारित किया था। पूर्व भारोत्तोलक मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने, ये पहली जो भारतीय महिला है जिन्हें भारोत्तोलक है जिन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता भी है कर्णम मल्लेश्वरी। ये फर्स्ट ओलंपिक पदक विजेता महिला है हमारी। कब जीता इन्होंने? 2020 में कांस्य पदक जीता था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ओलंपिक में। अब इनको क्या बना दिया गया? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का एक कुलपति बना दिया गया। इसके बाद हाल ही में एक सर्वेक्षण में जिस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति पाई गई है। किसके खिलाफ? निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति पाई गई है। वो कहाँ पे? महाराष्ट्र। हाँ जी, महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है एक फेमस
महाबलेश्वर की एक गुफा है, उसमें कुछ चमगादड़ प्रजातियां रहती है, उनमें निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति पाई है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को लेकर अलर्ट किया है। इस पुष्टि के बाद सितारा जिले में के महाबलेश्वर पंचंगनी पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया। जो महाबलेश्वर के पर्यटन स्थल थे उनको फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। निपा वायरस एक तरह का दिमागी बुखार है। क्या होता है? दिमागी बुखार होता है, जिसके चढ़ने से एक बार 48 घंटे के अंदर जो व्यक्ति को जिसको निपा वायरस फैल जाता है उसको 48 घंटे के भीतर वो कोमा में चला जाता है। निपा वायरस चमगादड़ों द्वारा किसी फल को खाने या उसी फल को मनुष्य द्वारा खाए जाने से फैलता है। अगर किसी फल को वो चमगादड़ खा लेती है और उसी फल को फिर मनुष्य खा लेता है तो उसके कारण निपा वायरस फैलता है। अगर किसी को निपा वायरस हो जाता है तो वो 48 घंटे के भीतर कहाँ चला जाता है? वो कोमा में चला जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले, कहाँ पे? फरवरी 2021 में गिनी में फैले जिस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है, इबोला वायरस। हाँ जी, WHO ने बताया कि जो फरवरी 2021 में गिनी में एक वायरस फैला था, इबोला वायरस, उसका प्रकोप अब खत्म हो गया है। इसकी पहली लहर 2013 से 2016 के दौरान इबोला के प्रकोप ने 11,300 लोगों की जान ली थी। कितने लोगों की जान ली थी? 11,300 लोगों की जान ली थी, जिनमें ज़्यादातर लोग गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया से थे। इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के नाम से जाना जाता है। हाँ, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप से जाना जाता था, मनुष्य में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। ये वायरस जंगली जानवरों से फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आदि में मानव से मानव संचारित होता है। और मानव आदि में क्या होता है? एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता चलता है। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी। हाँ जी, एक सरकार ने घोषणा की है इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले को 1.5 लाख रुपए सब्सिडी और हर किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। हाँ जी, गुजरात सरकार ने ये घोषणा की है। गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी। 2 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और जो 3 पहिया वाहन है उन पर 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ये पॉलिसी अगले 4 साल के लिए अगर होगी, जो ये पॉलिसी लागू हुई है वो अगले 4 सालों के लिए लागू रहेगी। और जो ये DBT की राशि यानी कि सब्सिडी की राशि वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू लोगों के अकाउंट में पहुँचा दी जाएगी। जिस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर यानी एयरबोर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। हाँ जी, एक एयरबोर्न हाई प्रेशर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उसका काम है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है, वो इजराइल। हाँ जी, इजराइल ने एक एयरबोर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका क्या काम है? ये ड्रोन को हवा में ही ख़त्म कर देता है। वो किसने किया? इजराइल। इसराइल के पास पहले से ही बड़ी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम पहले से ही, अभी इनकी हमास से जब लड़ाई हो रही थी हमास ने बहुत सारे रॉकेट छोड़े थे, लेकिन इनके आयरन डोम जो इनकी वो है, इनकी एक टेक्निक है उसके द्वारा, लेकिन वो बहुत से जो हमास के मिसाइल थे इनके वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, उनको बीच में ही ख़त्म कर दिया गया। और उन्होंने इसके बाद एक और एयरबोर्न हाई पावर लेजर फ्री का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने जिस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। हाँ जी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जिस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी। हाँ जी, तो ये राजस्थान सरकार ने। हाँ जी, राजस्थान में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। ये राजस्थान में चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा। भारत और जिस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेंज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका की सेना 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेंज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। भारतीय नौसेना और अमेरिका नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोत और अन्य विमान भी ले जाएंगे। इसके बाद मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर, किसने? मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? हाँ जी, भारत के अनुमान को मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने घटाकर 9.6% कर दिया है।
जो पहले 13.9% था, पहले कितना था, 13.9% था, लेकिन अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 9.6। किसके द्वारा, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने। और इसके अनुसार उन्होंने कहा कि 2020 में विकास दर 7% तक सीमित रहेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतन दर्शाते हैं कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। ये तो सबको पता है कि कोविड-19 की लहर ने जो अप्रैल और मई का जो महीना था उसमें अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाँ जी, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव, इससे पहले कौन थे, संजय यादव थे, वो 25 जून को अवकाश ग्रहण करेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। कब ये रिटायरमेंट लेते हैं, 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। और देश के प्रधान न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। और जो देश के प्रधान न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 वर्ष है। जिस देश की भारोत्तोलक लारेल हार्बर्ड, क्या नाम है, भारोत्तोलक लारेल हार्बर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है। हाँ जी, ट्रांसजेंडर एथलीट है लॉरेन हार्बर्ड। वो किस देश के लिए पहली ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली है, वो न्यूजीलैंड, हाँ जी वो न्यूजीलैंड की है। लॉरेन हार्बर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। हार्बर्ड ने इससे पूर्व वर्ष 2013 में पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया। किस में वर्ग में हिस्सा लिया, 2013 में पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। अब वे टोक्यो में महिला श्रेणी में 87 किलो वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेगी। जो टोक्यो में होगा उसमें 87 किलो वर्ग में वो अपना कंपटीशन करेगी। ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दिशा निर्देश ऐसे एथलीटों को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देते हैं। हाँ जी, इनके लिए अगर ओलंपिक में खेलने के ट्रांसजेंडर को थोड़े से अपने नियम कानून है उनको पूरा करने के बाद उनको वहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है खेलने के लिए। जिन्होंने पुरुष से महिला में ट्रांजिशन किया है, बहुत से ऐसे होते हैं जिसने पुरुष से महिला है उसमें ट्रांजिशन किया हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना और जिस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, कहाँ पे किया था, हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था। तो दोस्तों भारत और जापान ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास करना है। किसका, स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का अभ्यास करना था, एहसास करना था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग का दायरा बढ़ा है। जो भारत और जापान के जो नौसेना है उसको जो सहयोग है वो थोड़ा सा दायरा बढ़ा है पिछले कुछ सालों से। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 जून। हाँ जी, 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। किसमें, RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है, तमिलनाडु। हाँ जी, तमिलनाडु में RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल पुरोहित है और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनका नाम है MK स्टालिन। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है, बिहार। हाँ जी, बिहार में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 योजना स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें से 5 लाख रुपए तो अनुदान के रूप में दिया जाएंगे और 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 1% ब्याज लगेगा। सरकार का कहना है कि ऐसे युवा को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा किस लिए किया जा रहा है, जो युवा सक्षम बने और आत्मनिर्भर बने, इसलिए ऐसा सरकार की तरफ से ये योजना चालू की जा रही है। वह ब्रिटिश वकील जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। वह ब्रिटिश वकील जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किया, करीम खान। हाँ जी, ब्रिटिश वकील थे करीम खान,
ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किए। उन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बचाव किया था। किसका? लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे जो चार्ल्स टेलर, उनका बचाव किया था, और केन्या के उपराष्ट्रपति थे विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बचाव किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिस ऐप को लॉन्च किया है, हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एम योगा ऐप को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। हाँ जी, इसमें ऐप में योग की वीडियो होंगी, वो भी अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे उपलब्ध होगी। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया। किसी WHO के साथ मिलकर भारत ने, सरकार ने ये ऐप तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर PM मोदी ने ऐप को लेकर कहा कि वे आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बोला कि आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी एज ऑफ लिविंग इंडेक्स। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जिस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया वो है बेंगलोर। हाँ जी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा बेंगलोर को भारत के सबसे अच्छे रहने वाले शहर में पहले स्थान मिला है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल है। कौन है पहले पे? तो ये बेंगलुरु हो गया, फिर इसके बाद है चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में गली मोहल्लों तक योग पहुंचाने के विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की है। इन केंद्रों पर योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो केंद्र खोले हुए हैं इन पर जो योग सिखाएंगे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बाद में सार्वजनिक जगहों, पार्कों, RWA में लोगों के बीच जाकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देंगे। उन्हें क्या करेंगे? योग की ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली सरकार ने घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा। इस साल का जो बजट है उसमें 25 करोड़ रुपए योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए रखे हुए हैं। उसी के तहत अब तक एक साथ 21 सेंटर खोले जा चुके हैं। अभी तक कितने? 21 सेंटर खोले जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक 450 छात्रों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में जिस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया, आइसलैंड। हाँ जी, आइसलैंड को पूरी दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया 163 देशों में। किसके द्वारा? वैश्विक शांति सूचकांक के द्वारा। ये उनका 15वां संस्करण था। यह सूचकांक का 15वां संस्करण है। वर्ष 2021 के इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों को उनकी शांति के स्तर पर अनुसार रैंकिंग दी गई। कितने? 163 देशों को उनकी शांति के आधार पर रैंकिंग दी गई। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान मिला है। हाँ जी, भारत को 135वां स्थान मिला है। भूटान को 22वां स्थान, नेपाल को 85वां स्थान और बांग्लादेश को 91वां स्थान और श्रीलंका को 95वां स्थान तथा पाकिस्तान को 150वां स्थान मिला है। भारत को याद रखना, भारत को 135वां स्थान मिला है। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक में। इसका ये 15 संस्करण था और आइसलैंड को इसमें पहला सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला देश बन गया है, 5वां। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की 21 जून की जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में $64 अरब का FDI आया। कितना आया? $64 अरब का FDI आया। क्या आया? FDI आया। जून 2019 में $51 अरब से 27% ज़्यादा, जो जून 2021 में आया तो उससे 27% ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं की मांग में तेजी, इससे ICT उद्योग के लिए ग्रीनफील्ड FDI और परियोजना
घोषणाओं का मूल्यन 25% से बढ़कर $81 अरब हो गया। कितना हो गया? 22% से बढ़कर वो $81 अरब हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, हाँ जी, केंद्र सरकार ने दो बैंकों की 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। वो कौन कौन से दो बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया ओवरसीज़ बैंक। हाँ जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया ओवरसीज़ बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ओवरसीज़। केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया ओवरसीज़ बैंक का चयन किया है। किस किस का? इंडिया ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए इन दो का चयन किया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार इन दोनों सरकारी बैंकों में अपने हिस्से का विनिवेश करेगी। पहले चयन में 51% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। प्राइवेट होने वाले दोनों बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया ओवरसीज़ बैंक की शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू उनके शेयर प्राइस के मुताबिक 44,000 करोड़ रुपए। कितनी है? 44,000 करोड़ रुपए, जिसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपए। इंडियन ओवरसीज़ बैंक उसमें से 31,641 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है भारत और जिस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स, क्या चीज़? हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। भारत और अमेरिका ने अभी हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, जो भारत में ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? भारत में ऊर्जा सुरक्षा प्रयास है उनको ये बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, जो महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है। हाँ जी, एक जो महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारत की तो पहली और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है, वो है शेफाली वर्मा। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। शेफाली वर्मा एक तरफ जहाँ डेब्यू मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए, वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारी में अर्धशतक पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार दो पारी में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज भी बनने का कमाल कर दिया है उन्होंने। आज सबसे युवा बल्लेबाज है वो। नेक्स्ट है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले जिस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है। सुप्रीम कोर्ट में पहले जिस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है, महमूद जमाल। हाँ जी, महमूद जमाल को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले व्यक्ति मतलब इनको नामित किया हुआ है, जो पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड, हाँ जी, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डायमंड मिला है, वो कहाँ पर मिला? अफ्रीकी देश में मिला है, वो बोत्सवाना में। वो कितने कैरेट का है? 1098 कैरेट का वो है। इससे पहले दो मिले, जो इससे पहले मिला था वो बोत्सवाना की देवसवाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया है। डायमंड वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिनन डायमंड, और वर्ष 2015 में बोत्सवाना में ही खोजे गए 1109 कैरेट लेसेडी ला रोना डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड। ये किसके द्वारा खोजा गया था? देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया था। ये तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। इससे पहले 3106 कैरेट का कलिन डायमंड है, जिसको 1905 में खोजा गया था, और 2015 में एक और 1109 कैरेट का लेसेडी ला रोना डायमंड है, वो बोत्सवाना में खोजा गया था। इब्राहिम रईसी जिस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ईरान। हाँ जी, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद है। जो शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद है वो यहीं पर है। ईरान के गृह मंत्रालय में शनिवार को बताया गया कि रईसी को चुनाव में करीब 62% वोट मिले। कितने फीसदी? 62% वोट मिले। मतदान का प्रतिशत महज 48.8 दर्ज किया गया। कितना दर्ज किया गया? 48.8 दर्ज किया गया, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे कम प्रतिशत है। जो देश के इतिहास का सबसे कम प्रतिशत है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? 10 करोड़ रुपए। हाँ जी, बीसीसीआई ने घोषणा की है वे कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA
भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई की आपातशील परिषद बैठक के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने हिस्सा लिया। टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होगा। कब स्टार्ट होगा? वो 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होगा। बीसीसीआई के बयान के अनुसार बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को हर तरह से मदद करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को बोला कि वो हर तरह से उनकी मदद करेंगे और अभी 10 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की है, उनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग जो भी उनका खर्चा आएगा उनके लिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्रीय यूएन के महासचिव पद पर जिसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्रीय यानी कि यूएन के महासचिव पद पर जिसे दोबारा से चुना गया है, एंटोनियो गुटेरस। हाँ जी, एंटोनियो गुटेरस को संयुक्त राष्ट्रीय के महासचिव पद पर दोबारा से चुना गया है। उनका कार्यालय 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। उनका कार्यालय जो है 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। इससे पहले शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 193 सदस्यीय इस संस्था के लिए एंटोनियो गुटेरेस के फिर से निर्वाचन की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। बता दें कि यूएनएससी में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। किसमें? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है यूएनएससी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।